नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन आलीजाम नोट्स में स्वागत है। दोस्तों, मैं राम नरेश मिश्र आज सभी के लिए इतिहास भाग 8 से जुड़े बहुत चुनिंदा प्रश्नों को लाया हूं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और टीजीटी, पीजीटी, एसटेट, सीटेट, लेखपाल, पुलिस और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित सफलता के लिए ये प्रश्न आप जरूर अच्छे से दोहरा लें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं रोज रात 9 से 10 के बीच आप सबको प्रसारित कर रहा हूं। आपको जब भी समय लगे नियमित रूप से आप वीडियो जरूर देखें। साथ साथ नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को भी रोज मैं भेज रहा हूं, आप उन्हें भी देखें। और ये सारे प्रश्न 9 से 10 बजे रात रोज लोड हो जाते हैं और आप इन्हें नियमित रूप से देखते रहें और अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहें। विद्यार्थियों के लिए भी अति लघुत्तरी बहुविकल्पी में ये प्रश्न जरूर परीक्षा में आएंगे और अन्य विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, हिस्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलाज मनुची मूल निवासी था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, वेनिस का। निकोलाज मनुची वेनिस, जो कि इटली में है, यहाँ का निवासी था, जिसने 14 वर्ष की आयु में घर से भागकर एशिया माइनर व फारस होते हुए भारत आया था। इसने भारत आकर दारा शिकोह के तोपची के रूप में कार्य भी किया तथा दारा के पराजय के पश्चात चिकित्सक का पेशा अपना लिया। हिस्टोरियो दो भोगोर नामक संस्मरण लिखा, जिसे 17वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। प्रश्न 2, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, बहलोल लोदी। हम लोग जानते हैं और इसमें हमने कई बार आपको बताया भी है कि गजनी से गोरी हुए, गोरी से गुलाम, फिर खिलजी तुगलक हुए सैयद लोदी मुगल पठान। तो सैयद का वंश का अंत करने वाला लोदी वंश था और लोदी वंश में वह शासक बहलोल लोदी था, जो कि लोदी वंश का संस्थापक बना था। प्रश्न 3, टंक नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, इल्तुतमिश ने। टंक नामक चांदी का जो अरबी सिक्का चलाया था, तो उसका प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उसका चांदी का यह सिक्का था। प्रश्न 4, धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, प्राकृत भाषा से। अपनी प्रजा के नैतिक उन्नति के लिए मौर्य सम्राट अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतर है। धम्म के संदेश उसके दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में वर्णित किए गए हैं। प्रश्न 5, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शनों पर नजर दौड़ाने के पश्चात यहां सही ऑप्शन सी है, 327 ईसा पूर्व में। हखमनी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत एक दूसरे यूरोपीय आक्रमण का शिकार हुआ। यह महान यूरोपीय विजेता सिकंदर के नेतृत्व में होने वाले मैसिडोन आक्रमण था। हखमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 327 से 326 ईसा पूर्व के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न 6,
अजातशत्रु कहाँ का राजा था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, मगध का। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध शासक था, जिसे कुणिक भी कहा गया है। वह अपने पिता के ही समान साम्राज्यवादी शासक था, जिसने कौशल और वज्जी संघ के साथ लंबा संघर्ष कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसी के समय में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी हुआ था। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है, जिसमें विभिन्न यज्ञों में संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। इसकी 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद है। यजुर्वेद के कर्मकांडी पुरोहित को अश्वर्यु कहा जाता था, या उसे अध्वर्यु भी कहते थे। प्रश्न 8, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, पवित्र पशु। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल अर्थात कुबड़ वाला बैल एक पवित्र पशु था, जो कालांतर में शिव वाहन नंदी, जिसे हम बैल भी कहते हैं, था। अनेक मोहरों, मृण मूर्तियों, ताम्र पत्रों आदि पर इस पशु को अंकित किया गया। प्रश्न 9, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे, तो किससे बनते थे? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर उस समय पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को पक्की ईंटों का ज्ञान हो गया था, जिससे वो कच्ची ईंटों को आग में पकाकर पक्की ईंट का निर्माण कर लेते थे। प्रश्न 10, खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, असम। खासी जनजाति का मूल निवास स्थान असम, जो कि वर्तमान मेघालय में है। यह जनजाति जयंतिया तथा गारो पहाड़ियों के बीच निवास करती थी। ब्रिटिश शासन की नीतियों से क्षुब्ध होकर खासी जनजाति ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1828 से लेकर 1833 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। प्रश्न 11, वह अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले सेवारत होते थे कहलाते थे। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। वह अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले सेवारत होते थे, वे शहजादा, मिर्जा या खान खाना नहीं कहलाते थे, बल्कि वे एक प्रकार से मनसबदार होते थे। प्रश्न 12, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, बहाउद्दीन जकारिया। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को सुदृढ़ एवं लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी को जाता है। इनका मुख्यालय मुल्तान में था। चिश्तियों के विपरीत इस पंथ के संत आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे तथा राज्याश्रय भी स्वीकार करते थे। जकारिया ने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता भी दी थी, जिसके फलस्वरूप सुल्तान इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इल्मा की पदवी भी प्रदान कर दी थी। प्रश्न 13, किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ भी की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी सही है, चैतन्य। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया तथा ईश्वर को हरि या कृष्ण का नाम दिया। इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना की तथा भक्ति में कीर्तन एवं नगर कीर्तन करते हुए इसे प्रोत्साहित किया। आज भी वृंदावन में
लोग नगर कीर्तन और भक्त कीर्तन संकीर्तन करते हुए नजर आते हैं। इसकी देन चैतन्य महाप्रभु को जाती है। प्रश्न 14, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, अब्दुल रज्जाक। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो कि 1443 या से लेकर 1444 के बीच कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। 1443 में विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में इसने विजयनगर की यात्रा भी की। उसके वर्णन से विजयनगर की स्थलाकृति, प्रशासन तथा सामाजिक जीवन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 15, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण। एक विशाल अस्थायी सेना के रखरखाव को देखते हुए अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए थे। बर्नी ने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना बताया है, जिसका के.एस. लाल और इरफान हबीब ने समर्थन भी किया है। प्रश्न 16, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था कहलाता था। तो क्या कहलाता था? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, आयागार। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था उसे आयागार कहते थे। वह गांव के विभिन्न कार्यों में लोगों की सहायता किया करते थे। प्रश्न 17, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था, क्योंकि राजपूत शूरवीर होने के साथ साथ विश्वसनीय भी थे। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त भी कर दिया था। प्रश्न 18, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। सुल्तान ने उसका खूब स्वागत भी किया तथा दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तैमूर के दरबार में भी गया। इसकी पुस्तक रेहेला से मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की घटनाओं पर बहुत प्रकाश पड़ता है। प्रश्न 19, तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 40 तुर्क अमीरों का समूह। तुर्कान ए चिहलगानी 40 तुर्क अमीरों का समूह था जो कि इल्तुतमिश के दरबार में रहा करते थे। प्रश्न 20, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तुर्क शासक मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ, किंतु पुनः 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित भी कर दिया। तराइन के युद्ध के बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई तथा दिल्ली गोरी की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गई। प्रश्न 21, कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। यह मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, लाल बलुआ पत्थर। मथुरा कला शैली का जन्म कुषाण शासक कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ।
इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। इसमें बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय इसी कला शैली को प्राप्त हुआ था। प्रश्न 22, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है मंडप। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के मंडप वाले भाग को कहा जाता था। प्रश्न 23, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है सामान्य ग्राम सभा। चोल सम्राट परांतक प्रथम के उत्तर मेखर अभिलेखों के चोलों के स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 3 संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उर सभा या महासभा तथा नगरम। इसमें से उर सर्वसाधारण की सामान्य सभा थी, जबकि सभा या महासभा अग्रहार ब्राह्मणों की तथा नगरम व्यापारियों की संस्था थी। प्रश्न 24, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने यह बात सिद्ध किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट द्वारा यह बात सर्वप्रथम कही गई थी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। प्रश्न 25, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है प्राकृत। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पुब्ब कहा जाता था, जिनकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये ग्रंथ अर्ध मगधी या प्राक भाषा में लिखे गए। पूर्व धर्म गुरुओं ने संस्कृत का बहिष्कार करके इसी प्राकृतिक में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। प्रश्न 26, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है चिरंद। बिहार के सारण जिले चिरांद नामक एक ग्राम से नवपाषाणिक अवशेष मिले हैं, जो कि 1962-63 में प्रोफेसर बीके सिन्हा ने इसका उत्खनन भी करवाया था। यहाँ से भारी मात्रा में हिरण के सींगों से निर्मित औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं। चावल की खेती के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्रश्न 27, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों से यह बात ललकारते हुए कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम सब इसे लेकर रहेंगे, इसके बिना हमारा जीवन निरर्थक है। प्रश्न 28, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है 1875 ईस्वी में। मुस्लिमों में अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे आरंभ अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ सर सैयद अहमद खान ने किया। वे मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे और मुस्लिमों में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की, जो 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। प्रश्न 29, डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है लाहौर में। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा है। स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात शिक्षा के माध्यम को लेकर आर्य समाज में मतभेद पैदा हो गया। लाला हंसराज अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो कॉलेज, जिसे हम डीएवी के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना की, जबकि स्वामी श्रद्धानंद या मुंशी राम ने
1902 में हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बंगाल में दोहरा शासन का अंत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ और यह दोहरा शासन हिंदू और मुस्लिमों को बांटने की एक राजनीति थी, जिसका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने अंत कर दिया था। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विषय की पढ़ाई नियमित रूप से अच्छी तरह करते रहें, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षा सफल हो सके। हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इन प्रश्नों को अच्छे से दोहराएं, जिससे वे अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी के प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2 सवाल भी दिया हूं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, जैन धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? और प्रश्न 2, खासी जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? और इन प्रश्नों को यदि बताने में असुविधा हो तो आप जब तक प्रश्नों को न याद करें, अच्छे से जरूर देखें और अपने दोस्तों यारों को भी बताएं, जिससे सभी लाभ उठा सकें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे सभी को इसका पूरा लाभ मिले और अपने जीवन के उद्देश्य में सफल हों। मैं आपके लिए नियमित रूप से रोज वीडियो प्रसारित कर रहा हूं। हमारा ये इतिहास का भाग 8 है और आप सबके लिए कल नागरिक शास्त्र भाग 8 प्रेषित किया जाएगा। आप नियमित रूप से वीडियो जरूर देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।